MCom Part 2 Semester 3 Direct Tax. Today we are going to study income from house property. Myself Sheikh Irshad. Okay, lesson number 5, income from house property, section 22 sub till 27. What is house property? House property होता क्या है? हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूड, क्या इंक्लूड होगा बेटा? रेसिडेंशियल हाउस एज वेल एज कमर्शियल प्रीमाइसेस गिवन ऑन ए रेंट सच एज ऑफिस, गोडाउन, फैक्ट्रीज, सिनेमा हॉल. दैट मीन्स हाउस प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे? जो रेसिडेंशियल हाउस एज वेल एज कमर्शियल प्रीमाइसेस दोनों क्या कर रहे हैं? हम रेंट के लिए दे रहे हैं. किसके लिए? ऑफिस में, गोडाउन के लिए, फैक्ट्री के लिए, सिनेमा हॉल के लिए. इट ऑल्सो इंक्लूड अप्रोच रोड जो मेन स्ट्रीट के साथ है, गार्डन, कंपाउंड एंड पार्किंग स्पेस. मतलब ये सब जो एरिया है ये सब किसके अंदर आएंगे? हाउस प्रॉपर्टी में आएंगे. ओके, क्योंकि बड़े बड़े फिल्म स्टार यही चाहते हैं कि उनका मेन स्ट्रीट पे हो, गार्डन कंपाउंड हो, पार्किंग स्पेस हो एंड मस्त पे की स्विमिंग पूल हो. So this is said to be your house property according to the section 22. What is income from house property? Income earned from house property given on rent. Exams very clear. जो भी इनकम मिलता है हाउस प्रॉपर्टी से इट टोटली डिपेंड ऑन ए रेंट, जब हम प्रॉपर्टी रेंट पे देंगे. What is chargeable income under section 22? Annual value of property consisting of any building or a land which assesses the owner is chargeable to income tax under the head income from house property. Okay, whenever he is giving any his property for rent, जब वो कोई भी अपनी प्रॉपर्टी अगर रेंट में देता है तो इट विल बी चार्जेबल इनकम अंडर सेक्शन 22. बट एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, not applicable to the property occupied for the purpose of any business or profession carried on by the owner. मतलब क्या? अगर वो घर भाड़े पे देता है तो उसको रेंट मिलेगा तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा. बट वही घर पे अगर वो बिजनेस करता है या कोई प्रोफेशन करता है तो इट विल नॉट बी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी but it will be income from business and profession. वो उसमें चला जाता है. Next, who is taxable? कौन कौन taxable होता है? The owner of the house and the tenant to whom the house is given on rent. Normally ये इनकम किसके अंडर टैक्सेबल होता है? ओनर के अंदर. ओके, ओनर का जो भी वो अपना कैलकुलेशन करेगा टैक्स में तो उसको वो टैक्सेबल होगा. Income from house property. How many types of house properties are there? We have 4 types of house property. Which are they? Let out property, vacant let out property, self occupied property and deemed to be let out property. ये अपने लिए 4 घर थे बेटा. ओके, अब इन डिटेल नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे. Let out property, property given to a rent फॉर 1 year और 11 months. क्या कहते हैं? हम अपना जो भी घर रहेगा वो हम भाड़े पे देते हैं. कितने साल के लिए? 1 साल के लिए. तो इसलिए उसका नाम क्या है बेटा? लेट आउट प्रॉपर्टी. ओके, नॉर्मली क्या होता है रियल लाइफ में हम 11 मंथ्स के लिए देते हैं. सेकेंड है अपना वैकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी, दैट इज VLOP, प्रॉपर्टी विच रिमेन वैकेंट फॉर सम मंथ and given on rent for remaining months. कुछ महीने क्या होगा? प्रॉपर्टी एम्प्टी रहेगी, कोई नहीं रहेगा घर में, वैकेंट होगा. ओके, आफ्टर सम मंथ्स क्या कहते हैं? हम वही प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हैं तो उसको बोलते हैं वैकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट है SOP. SOP मीन्स सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मीन्स जो घर पे हम खुद रहते हैं. Property owned for residential purpose
an owner stay in the house with his family. अब जो घर में मैं खुद रह रहा हूं वो मेरा हो गया SOP. DLOP, that is deemed to be let out property. A second house of owner which remain vacant and income tax assumed it as a deemed to be let out property. For example, एक मेरा घर है विरार में और एक घर है मेरा बैंड्रा में, बैंडस्टैंड में. विरार में मैं टोटली रहता हूँ, लेकिन whenever दिवाली वेकेशन होता है, समर वेकेशन होता है, तो मैं बैंडस्टैंड में जाता हूँ और वहां रहता हूँ. बाकी के मंथ्स वो घर क्या होता है, बंद रहता है. तो इसीलिए इनकम टैक्स उसको बोलता है डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी. दैट इज इनकम टैक्स उसको एज्यूम करता है कि वो प्रॉपर्टी भाड़े पे है. नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ RLV. RLV मीन्स रीजनेबल लेटेबल वैल्यू. अब ये उसका फॉर्मूला है. नंबर 1 फेयर रेंट, नंबर 2 म्युनिसिपल वैल्यू, नंबर 3 higher of A and B. What is A and B? Fair rent और म्युनिसिपल वैल्यू दोनों में से हायर वो किस में जाएगा, C में. नंबर D स्टैंडर्ड रेंट. नंबर E लोअर ऑफ C एंड D. मतलब जो C एंड D मिला था ये दोनों में से जो छोटा होगा उसको बोलते हैं रीजनेबल लेटेबल वैल्यू. ओके, और उसका नाम है FMS, शॉर्टकट FMS, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू एंड स्टैंडर्ड रेंट. ओके, क्लियर है. ये कंपैरिजन होगा अपना. A एंड B को कंपेयर करेंगे तो C मिलेगा, C को D के साथ कंपेयर करेंगे विच एवर लोअर तो E मिलेगा. और E का नाम क्या है बेटा, रीजनेबल लेटेबल वैल्यू. सिर्फ तुमको नाम याद रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, concept of actual rent, that is rent receivable, पूरे 12 महीने का मिलना जो बाकी है वो. लेस अलाउड अनरिलीज रेंट. कभी कभी ऐसा होता है कुछ रेंट नहीं मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, हम लेस कहते हैं. एंड फाइनल क्या मिला मुझे, एनुअल रेंट या एक्चुअल रेंट. दोनों का नाम सेम है बेटा, सेम. नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू. पहला कॉन्सेप्ट है बेटा LOP. LOP का नाम क्या था, लेट आउट प्रॉपर्टी. ग्रॉस एनुअल वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, हायर ऑफ RLV एंड एक्चुअल रेंट. ये दोनों में से जो हायर होगा वो कहाँ जाएगा, LOP में. ओके, सेम वैकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा, लोअर ऑफ RLV एंड एक्चुअल रेंट. ये दोनों में से जो छोटा होगा वो क्या होगा अपने लिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू. इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है कि घर क्या होना चाहिए बेटा, वैकेंट होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट DLOP. DLOP डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी. इसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, RLV. RLV मतलब रीजनेबल लेटेबल वैल्यू. SOP घर होगा तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है बेटा, नील, क्योंकि हम अपने आप को रेंट नहीं देते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ नेट एनुअल वैल्यू. क्या है नेट एनुअल वैल्यू का फॉर्मूला, ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्युनिसिपल टैक्स. जो भी म्युनिसिपल टैक्स होगा लेस करेंगे तो लास्ट में मिलेगा नेट एनुअल वैल्यू मिलेगा. ना वेरी इंपॉर्टेंट नोट, म्युनिसिपल टैक्स शुड बी पेड बाय ओनर एंड इट शुड बी ऑन ए पेमेंट बेसिस. पे कौन करना चाहिए, ओनर, एंड पेमेंट बेसिस में होना चाहिए. तो ये अपने लिए हो गया नेट एनुअल वैल्यू. नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24. ओके, ये आगे के लिए, हाँ बेटा ये सेक्शन आगे के लिए. अभी के लिए कितना है, 24. नंबर 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होगा, 30% ऑफ NAV. NAV मतलब नेट एनुअल वैल्यू, उसका 30% निकालेंगे हम लोग. नंबर B इंटरेस्ट ऑन होम लोन.
होम लोन का एक रूल है, क्या रूल है? एलओपी, वीएलओपी, डीएलओपी, ये तीनों में क्या होगा? अनलिमिटेड इंटरेस्ट अमाउंट, जितना इंटरेस्ट आएगा सब डिडक्ट करना है। लेकिन एसओपी होगा तो उसका कैलकुलेशन है। ओके, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन होम लोन, जहां मैंने पीछे स्टार किया था, देखो रेड में रखा हूं, उसका कैलकुलेशन है। क्या कैलकुलेशन है कि नंबर 1, बिफोर 1 अप्रैल 99, अगर हमने घर परचेज किए कब? 1 अप्रैल 99 के पहले, तो इंटरेस्ट ऑन होम लोन फॉर एक्वायरिंग, नया घर खरीदना, कंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग, रिन्यूइंग, रिकंस्ट्रक्शन, मतलब नया घर खरीदो और उसके साथ सेकेंड हैंड बनाओ, तो इसके लिए मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना है बेटा? 30,000 रुपीज। अगर 1 अप्रैल 99 के बाद अगर घर खरीदते हो, उसके लिए रूल है एक्वायरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, दैट इज न्यू, एक्वायरिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग न्यू, तो कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है? 2 लाख रुपीज। सेम वे रिपेयर करना, रिन्यू करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, ये सब कौन से काम है बेटा? ओल्ड काम है, तो इसके लिए इंटरेस्ट कितना है? 30,000। अगर ये क्वेश्चन में होगा या ये भी क्वेश्चन में होगा, दोनों अगर क्वेश्चन में होंगे, तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना है बेटा? सिर्फ 2 लाख रुपीज, इसके ऊपर होने वाला नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन पर्पस, अभी कोई एक मुझे पूछेगा सर ये 30% क्यों कट किए? 30% कट करने का रीजन क्या है कि इट कवर्ड ऑल एक्सपेंसेस ऑन प्रॉपर्टी लाइक रिपेयर, कलेक्शन चार्जेस, ग्राउंड रेंट, इंश्योरेंस, टैक्सेस एंड लैंड रेवेन्यू, मतलब ये जितने भी खर्चे हैं, ये सब खर्चे के लिए इनकम टैक्स ने मुझे 30% ऑफ एनएवी दिया। ओके, क्लियर? ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ नोट, all above expenses should be ignored during solving sum, ये जितने भी एक्सपेंसेस है इसको इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है? क्योंकि इसके लिए क्या दिया उन्होंने? 30% ऑफ एनईवी दिया। ओके, आगे। अब ये अपना फॉर्मूलाज हैं जो मैंने छोटे छोटे पार्ट में एक्सप्लेन किया, वो इधर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नंबर 1, चारों हाउस है, 1 2 3 4। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, पहले घर के लिए क्या है? हायर ऑफ आरएलवी और एक्चुअल रेंट। दूसरे घर के लिए क्या है? लोअर ऑफ आरएलवी एंड एक्चुअल रेंट। डीएलओपी के लिए क्या है बेटा? डायरेक्ट ग्रॉस एनुअल वैल्यू, आरएलवी। एसओपी के लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है? नील। फिर इसमें से क्या माइनस करेंगे? म्युनिसिपल टैक्स, इसमें माइनस किए, ये सेकेंड में, थर्ड में। बट एसओपी घर के अंदर क्या आता है? हमेशा नील आता है, उसको नहीं माइनस करते। इधर मैंने लिख भी दिया हूँ, पेड बाय ओनर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट मिला मुझे नेट एनुअल वैल्यू। कैसे मिला? ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस किया तो मुझे मिल गया नेट एनुअल वैल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट, चौथे घर में देखो एसओपी क्या आया बेटा? नील आया। चौथे घर पे एसओपी क्या आया मेरा? नील आया। ओके, नेक्स्ट, नेट एनुअल वैल्यू में से क्या माइनस किया हमने? डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। नंबर 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन, सबको देखो माइनस किया, एक्सेप्ट एसओपी में नील आया क्योंकि ये घर में हम खुद रह रहे हैं। नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन होम लोन, इसके लिए भी इंटायर, इसके लिए भी इंटायर और इसके लिए भी इंटायर, जितना पूरा के पूरा माइनस होगा। लेकिन एसओपी के लिए क्या था बेटा? रूल था ये 3 स्टार। अब ये 3 स्टार कौन से हैं? ये वाला रूल, ये वाला रूल। ओके, 1 2 3, ये तीनों स्टार थे, यही रूल यहाँ यूज हुआ है। ओके, लास्ट में मिला बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ इनकम आ सकता है, यहाँ यहाँ, बट यहाँ इनकम नहीं, हमेशा नेगेटिव आएगा। ओके, नाउ लास्ट में
टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 + 4, जितना भी मिला मैंने ऐड किया, उसमें ऐड कर रहा हूं अनरिलीज रेंट और अरियर ऑफ रेंट। ये चीज याद रखो, मे बी ऐसा होता है कि लास्ट ईयर का किसी का रेंट बाकी था, उसने मुझे अभी दिया, उसको बोलते हैं अरियर। लास्ट ईयर का रेंट इको संगे दूसरू काम सत्य मुझे अभी दिया, जब उसने मुझे अभी दिया तो मेरे लिए क्या हो गया, वो टैक्सेबल हो गया। उसमें से क्या माइनस कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना 30%, जो ये मिलेगा उसका 30% माइनस करूंगा और लास्ट में मिलेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।